हेलो दोस्तों, आगे पढ़ते हैं जी। न्यूमोकोनियोसिस कुछ फेफड़ों से रिलेटेड होगा, निमोनिया से रिलेटेड। आल्सो कॉल्ड ब्लैक लंग डिजीज, फेफड़े काले हो जाते हैं। इट इज ए सीरियस लंग डिजीज कॉज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ कोल डस्ट। जो कोयले की राख सी होती है ना, वो अगर लंग्स में जमा हो जाए तो ये वाले डिजीज होती है। तो ये अधिकतर कहाँ होते हैं? कोल माइनर्स, जो कोल की माइनिंग करते हैं, कोल का खनन करते हैं, खानों में से कोयला निकालते हैं, तो धीरे धीरे उनके फेफड़ों में कोयला जमता रहता है, तो उनको ये बीमारी हो जाती है, न्यूमोकोनियोसिस। ये याद रखना आपने। आगे है जी एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस इट इज कॉज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ एस्बेस्टोस particles in the lungs of workers working in asbestos industry। एस्बेस्टॉस ये हमारे ऐसे ही जो है ना, एक प्रकार का पत्थर कह लो, तो उसमें जब रगड़ाई होती है इसकी, तो इसका पाउडर फेफड़ों में जमता रहता है। सिलिकोसिस, सिलिका जम जाता है लंग्स में। इट इज कॉज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सिलिका in the lungs of workers working at sand blasting sites or in silica industries। बेसिकली रेत वगैरह के कण ही कह लो आप, ब्रिक से। एम्फीसीमा ये क्या है? Here एयर पोल्यूशन एंड सिगरेट स्मोक डैमेज द लंग्स। पोल्यूशन और सिगरेट का स्मोक हमारे लंग्स को डैमेज कर देता है। आगे है जी बायो एसे। टर्मिनोलॉजी है बायो एसे। इसका क्या मतलब है? इट इज ए टेस्ट टू फाइंड इफेक्ट ऑफ पोल्यूटर्स ऑन हेल्थ। हमारी हेल्थ के ऊपर पोल्यूटर्स का क्या इफेक्ट है, उस प्रकार हम टेस्ट करते हैं। बायो एसे असेसमेंट करते हैं बायोलॉजिकल टिश्यू की भी, उसमें कितना हमारा पोल्यूशन का इफेक्ट हो गया है, हमारे शरीर के ऊपर पोल्यूशन का कितना इफेक्ट हुआ। इट हेल्प्स अस टू फाइंड सेफ कंसंट्रेशन और मैक्सिमम एक्सेप्टेबल कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट्स। हम देख लेते हैं हाँ भी, ये जो टॉक्सिकेंट्स है ये कितना हानिकारक प्रभाव हमारे पर डाल रहे हैं। मीन इतनी लिमिट तक सेफ है, उसके बाद हमको ये हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो हमको एक लिमिट मिल जाती है, इस लिमिट के आगे नहीं करना। असेसमेंट कर लेते हैं बेसिकली हम पोल्यूटेंट की। Here we study the effect of different concentrations of a toxicant on different organisms। ठीक है, भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के ऊपर कितनी कितनी कंसंट्रेशन क्या है वो अपना प्रभाव डालती है, तो उस हिसाब से हम असेसमेंट कर लेते हैं। क्योंकि ना ये सब्जेक्टिव होता है, हर जीव के लिए पोल्यूटेंट, जैसे कुछ जीव होते हैं ज्यादा सेंसिटिव होते हैं पोल्यूटेंट के प्रति, तो वो कम मात्रा में भी उनको पोल्यूशन का एक्सपोजर हो तो उनके लिए हानि होती है, और कुछ होते हैं अधिक मात्रा भी सह सकते हैं। तो इस सब की असेसमेंट हम बायो एसे में करते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा चैप्टर खत्म होता है, दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। आगे है जी ग्लॉसरी। कुछ टर्मिनोलॉजीज है हमारी एनवायरनमेंट के एग्जाम में, इस फील्ड में हमको पता होनी चाहिए। वार्म ब्लडेड एनिमल्स, गर्म खून वाले जीव जंतु। These are animals that have relatively higher body temperatures। दूसरे ऑर्गेनिज्म की अपेक्षा इनका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा होता है। They can maintain their body temperature according to external temperature through internal metabolic processes। अपने शरीर के अंदर जो इनकी कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं ना, प्रोसेस होती हैं, उसको चेंज करके ये अपने आप को बाहर के टेम्परेचर के अनुसार डाल लेते हैं, अनुकूल बना लेते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। उन्हें कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। जैसे सांप है कोल्ड ब्लडेड, तो वो अपने आप को बाहर की टेम्परेचर के हिसाब से डाल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, इसलिए सर्दियों में वो थोड़ा सॉइल के नीचे चले जाते हैं। मेढक हुए, सांप हुए, तो ये क्या है? कोल्ड ब्लडेड।
जो वार्म ब्लडेड है, जैसे हम हैं, गाय भैंस वगैरह है, जो जीव जंतु हम देखते हैं, तो ये क्या है, अपने बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड बर्ड्स हो गए हमारे वार्म ब्लडेड, मैमल्स जिनकी दूध की ग्रंथियां होती हैं, ये भी क्या है, वार्म ब्लडेड। आगे है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठंडे खून वाले। These are animals that do not maintain body temperature according to external temperature. External temperature के हिसाब से अपने बॉडी का अंदरूनी टेम्परेचर ये मेंटेन नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल देख लो, रेप्टाइल्स हो गए हमारे जो रेंग कर चलते हैं, इसमें सांप आ गए, ठीक है, तो जो रेंग कर चलते हैं। एम्फीबियंस, मेढक वगैरह जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं। फिश हो गई, इंसेक्ट्स हो गए, तो ये क्या है, कोल्ड ब्लडेड। वी कैन इजीली नोटिस दैट स्नेक्स एंड फ्रॉग्स आर नॉट इजीली सीन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। हम देख सकते हैं कि जब सर्दियां आती हैं तो हम स्नेक्स मतलब सांप और मेढक को आसानी से नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ये जमीन के थोड़ा नीचे चले जाते हैं, ये बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से अपना टेम्परेचर एडजस्ट नहीं कर पाते। दे गो अंडरग्राउंड टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल कोल्ड टेम्परेचर। तो बाहर के ठंड वाले टेम्परेचर से प्रोटेक्शन पाने के लिए अंडरग्राउंड चले जाते हैं। तो ये कौन से हुए, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। आगे है टर्मिनोलॉजी एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या है? इट इज ए स्टेट ऑफ डोरमेंसी ऑफ एन एनिमल, जानवर की डोरमेंसी स्टेट हो जाती है, मीन उनके बॉडी एक्टिविटी, उनके अंदर की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस स्लो हो जाती हैं। द स्टेट इज ए रिस्पॉन्स टू हाई टेम्परेचर एंड एरिड कंडीशंस। अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और एरिड कंडीशन मतलब खुश्क कंडीशंस है, सो एज टू अवॉइड डैमेज फ्रॉम हाई टेम्परेचर। तो जैसे हाई टेम्परेचर को डैमेज करेगा, तो उस सब से बचने के लिए ये डोरमेंसी में चले जाते हैं। डोरमेंसी मीन अपने जो शरीर की क्रियाएं हैं उनका रेट ऑलमोस्ट बहुत कम कर देते हैं, ताकि एनर्जी कंजम्पशन कम हो, टेम्परेचर जनरेट भी कम हो। इट इज अचीव्ड बाय इनएक्टिविटी एंड लोअरिंग ऑफ मेटाबॉलिक रेट। तो जो हमारे शरीर के अंदरूनी क्रियाएं वगैरह है, तो उसका रेट कम हो जाता है और शरीर काफी इनएक्टिव सा हो जाता है। ठीक है जी। तो ये किसके प्रति था? बाहर की कंडीशन क्या है, ज्यादा गर्म है, हाई टेम्परेचर है, तो उसके जवाब में क्या किया इन एनिमल ने? एस्टिवेशन कर ली। तो अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत कम हुआ, तो उस हिसाब से जो आपने चेंजेस की अपनी बॉडी में, उसको कहते हैं हाइबरनेशन। देखते हैं, ये देखिए हाइबरनेशन। इट इज आल्सो ए स्टेट ऑफ एनिमल डोरमेंसी। इसमें भी क्या है, डोरमेंसी ही होती है। दैट इज मतलब इसका अचीव्ड बाय इनएक्टिविटी एंड लोअरिंग मेटाबॉलिक रेट। काफी इनएक्टिव हो जाते हैं, एक्टिविटी कम हो जाती है और मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाता है। तो एस्टिवेशन में, हाइबरनेशन में चीजें सेम है। डोरमेंसी हो जाती है, इनएक्टिविटी हो जाती है, लोअरिंग मेटाबॉलिक रेट हो जाता है, पर कंडीशंस अलग अलग है। एस्टिवेशन में बाहर का टेम्परेचर हाई है, हाइबरनेशन में बाहर का टेम्परेचर काफी ठंडा है। एग्जांपल देखो, बाय स्लोअर ब्रीदिंग, धीरे धीरे सांस लेना, लोअरिंग बॉडी टेम्परेचर एक्सेट्रा। टेम्परेचर अपने बॉडी का कम कर दो ताकि इनएक्टिविटी हो जाए। थ्रू हाइबरनेशन एनिमल्स कंजर्व फूड स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स। जैसे हमारे भालू हैं पोलर बियर साइड में, तो वो कितना फूड खा लेते हैं, काफी मोटे हो जाते हैं और फिर क्या है, ऐसे ही काफी लंबे समय तक सोए ही रहते हैं। वो क्या है, हाइबरनेशन। इन विंटर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड सप्लाई इज लिमिटेड। जब हर जगह बर्फ जम जाती है तो फूड सप्लाई कम हो जाती है। सो एनिमल्स ईट सफिशिएंट फूड बिफोर स्टार्ट ऑफ विंटर। तो विंटर के स्टार्ट से पहले वो काफी अमाउंट में फूड खा लेते हैं एंड कंजर्व इट इन देयर बॉडी फैट। तो अपनी बॉडी के फैट के रूप में उसको जमा कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ठीक, और फिर जब हाइबरनेशन होती है
धीरे धीरे उनका मेटाबॉलिक रेट होता है, तो ये फूड धीरे धीरे खत्म होता रहता है और वो आराम से सोए रहते हैं हाइबरनेशन में, ठीक, सुस्त से पड़े रहते हैं काफी समय तक। दाउ स्लो मेटाबॉलिक रेट है ना, दाउ जहां थ्रू है, थ्रू स्लो मेटाबॉलिक रेट द फैट इज यूटिलाइज एट ए वेरी स्लो रेट। तो जो उनके शरीर की फैट है, जो उनका भोजन है, तो वो बहुत धीरे 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 यूटिलाइज होता है, तो काफी समय तक वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनको शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती। द स्लो मेटाबॉलिक रेट लीड्स टू रिडक्शन इन बॉडी टेम्परेचर। जब अंदरूनी क्रियाएं कम होंगी, धीरे धीरे होंगी, तो अपने आप क्या है, बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। दिस रिडक्शन इज नॉट ड्यू टू एक्सटर्नल टेम्परेचर, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। उनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर वाले लो टेम्परेचर के कारण नहीं है, वो तो इनके अंदर मेटाबॉलिक जो इनकी क्रियाएं हैं वो कम हो गई हैं, इसलिए उनका टेम्परेचर कम हो गया। अच्छा जी, एक और टर्मिनोलॉजी है फॉरेस्ट कवर। क्या होता है फॉरेस्ट कवर? इट डिनोट्स प्रेजेंस ऑफ ट्रीज on more than 1 hectare of land having tree canopy of more than 10%। पूरे का पूरा लैंड जहां पर क्या है, पेड़ पौधे लगे हैं कम से कम 10% से अधिक एरिया में, उसे कह देते हैं फॉरेस्ट कवर। ये पूरा एरिया फॉरेस्ट के अंदर आता है, तो पर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड से अधिक होना चाहिए, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट डिनोट्स प्रेजेंस ऑफ ट्रीज ऑन ए मोर देन 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड having tree canopy of more than 10%। ये बात हुई। आगे है ट्री कवर। ये क्या है? इट इज द पैचेस ऑफ ट्रीज आउटसाइड द फॉरेस्ट एरिया। या ट्री कवर में फॉरेस्ट एरिया वाला ट्री का काउंट नहीं होता, उसके अलावा, एंड इज नॉट काउंटेड इन फॉरेस्ट कवर आल्सो। तो फॉरेस्ट कवर में काउंट नहीं होता, इन सबके फॉरेस्ट एरिया के अलावा जो हमारी ट्री है उसे कह देते हैं ट्री कवर, पैचेस ऑफ ट्रीज आउटसाइड द फॉरेस्ट एरिया। आगे है जी एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो मतलब हमने एग्रीकल्चर करनी है, पर क्या है, कौन सी, फॉरेस्ट्री वाली, मतलब पेड़ पौधे लगाने हैं हमने। इट इज द ग्रोइंग ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स, पेड़ और झाड़ियां, अलॉन्ग विद क्रॉप्स एंड लाइवस्टॉक। तो हमने, हमारे पास क्या है, हमने पशुपालन भी किया, फसलें भी उगाई, और उसके साथ साथ क्या है, ट्री और श्रब्स, झाड़ियां, पेड़ पौधे भी लगाए, उगाए, पैदा किए। एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर के साथ साथ फॉरेस्ट्री भी की। एग्रीकल्चर में क्रॉप्स और लाइव स्टॉक भी आ गया है ना, ये सब चीजें। आगे है जी ओलिगोट्रॉपिक लेक। लेक है तो उसका साल्ट कंटेंट कुछ होगा या न्यूट्रिएंट कंटेंट कुछ होगा, उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने उसको डिवाइड में कर दिया। कैसे? ओलिगोट्रॉपिक। दीज लेक्स हैव लो न्यूट्रिएंट कंटेंट। न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या होता है? कम होता है। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे कि ओलिगोट्रॉपिक लेक में न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना होता है? कम होता है। सो देयर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज आल्सो लो। ठीक है ना, तो इसलिए उनकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वगैरह भी कम होगी। प्रोडक्टिविटी मतलब उनमें जो एक्टिविटीज हो रही हैं और जीव जंतु उसमें पल रहे हैं, जो उनका फूड प्रोडक्शन हो रहा है, कितना फोटोसिंथेसिस हो रही है ना, तो ये सारी लाइफ फॉर्म उसमें कितनी है, तो ये सब चीजें भी अल्टीमेटली कम होंगी। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट कम है। दे हैव लो प्रोडक्शन ऑफ एल्गल्स। एल्गल की प्रोडक्शन भी कम है। एज ए रिजल्ट देयर वाटर इज वेरी क्लियर। जब एल्गल नहीं होगा तो पानी भी साफ होगा। विद हैविंग हाई ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी, तो ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ओलिगोट्रॉपिक लेक की ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी कैसी होगी? तो आपको पता है न्यूट्रिएंट कंटेंट कम है, तो ये मत समझ लेना है कि न्यूट्रिएंट कंटेंट कम है तो लेक क्या है, पीने लायक भी नहीं होगी। न्यूट्रिएंट कंटेंट कम है तो दूसरे जीव जंतु उसमें कम होंगे, एल्गल कम होगा, तो ड्रिंकिंग वाटर जो की क्वालिटी भी अच्छी होगी इसके कारण। आगे है ये यूट्रॉपिक लेक। इस लेक में क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो काफी होते हैं। दिस लेक हैव हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट्स। न्यूट्रिएंट कंटेंट काफी ज्यादा होता है। सो हैव हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसलिए इनकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है। देयर इज हाई ग्रोथ ऑफ एल्गल। एल्गल की ग्रोथ भी काफी ज्यादा हुई। एज ए रिजल्ट वाटर क्वालिटी इज आल्सो पुअर।
एल्गल की ग्रोथ के कारण पानी की क्वालिटी भी क्या होती है, बहुत अच्छी नहीं होती, बुरी होती है, पुअर होती है। ठीक है जी, ये बात है। एट द बॉटम देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। जब इतना वहां पर ब्लूम आ गया, आप हमने पहले भी ये कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन वगैरह का डिप्लीशन हो जाता है। ठीक, इसका अपना प्रोसेस है, इनके डिग्रेडेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन काफी डिप्लीट होता है। ऊपर से इसके ऊपर एक परत चढ़ी हुई है एल्गल की, तो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन भी कम घुलती है। ठीक, तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन कम हो जाती है बॉटम में खास तौर पर। ठीक है ना, फॉर्मिंग हाइपोक्सिक टू एनॉक्सिक कंडीशन। हाइपोक्सिक मतलब ऑक्सीजन कम है, एनॉक्सिक मतलब इतनी कम है कि बाद में क्या है कि ऐसे रिएक्शन होने लग जाते हैं कि, ठीक है, थोड़ी कंडीशन जहरीली टाइप बन जाती है। ठीक, कम ऑक्सीजन हो गई, ये सब चीजें। आगे है मीजोट्रॉपिक लेक्स। मीजोट्रॉपिक लेक्स कौन सी हैं? ओलिगोट्रॉपिक और यूट्रॉपिक के बीच वाली। मीन इनका न्यूट्रिएंट कंटेंट ना बहुत अधिक और ना ही बहुत कम होता है। दिस लेक्स हैव इंटरमीडिएट लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, तो इसलिए इनकी प्रोडक्टिविटी भी क्या है, इंटरमीडिएट लेवल की होती है, बीचकाल वाली, बीच वाली। विच इज ग्रेटर देन दैट ऑफ किससे ओलिगोट्रॉपिक लेक्स एंड लेस देन यूट्रॉपिक लेक्स। ओलिगोट्रॉपिक लेक्स से ज्यादा और यूट्रॉपिक लेक्स से कम। जनरली दीज लेक्स हैव क्लियर वाटर, आमतौर पर पानी साफ होता है। एवरेज न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड हैव सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स, तो इनके प्लांट कैसे होते हैं, क्योंकि पानी से अंदर सबमर्ज है। ठीक, पानी का लेवल प्लांट्स के ऊपर होता है। ठीक है जी, अच्छा जी। आगे है जी मल सॉइल। ये कौन सी सॉइल होती है? दिस सॉइल इज फाउंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम टॉप सॉइल एंड देयर डिकम्पोजिशन बाय बैक्टीरिया। तो जो ऊपर वाली परत में ऑर्गेनिक मैटर है, तो वो मिट्टी में मिल गया और धीरे धीरे बैक्टीरिया के द्वारा इसका विघटन हो गया, मतलब इसमें न्यूट्रिएंट है काफी। इट हैज लार्ज नंबर ऑफ सॉइल ऑर्गेनिजम्स सच एज अर्थवॉर्म्स। सॉइल के में अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे सॉइल के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे केंचुए वगैरह। ये क्या कर देते हैं, इस ऑर्गेनिक मैटर का विघटन करते हैं। ठीक है जी, आगे है जी। तो ऐसे ऐसे आपने याद रखना, मल सॉइल, मोर सॉइल, इसमें क्या होता है, तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है जी। मोर सॉइल, ये कौन सी सॉइल हुई? इट इज फॉर्म थ्रू द अकमुलेशन ऑफ लिटरल लेयर। तो जो ऊपर वाली पत्तों के ऐसे पत्ते जिनका ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें क्या है, प्रॉपर ढंग से पूरा अभी तक डिकम्पोजिशन नहीं हुई, तो ऊपर वाली लिटरल लेयर जब जमा हो जाती है तो मोर सॉइल बनती है। एंड द सब्सिक्वेंट डिकम्पोजिशन मेनली बाय फंगाई। तो फॉरेस्ट एरिया में ऐसी सॉइल अधिक मिलेगी ना। अच्छा जी, लिटरल लेयर काफी होती है इसमें। आगे एक टर्मिनोलॉजी है जी, इकोटॉप। ये क्या है? These are the smallest distinct ecological landscape features. इकोटॉप ऐसा धरती का एरिया जो बाकी एरिया से क्या है, डिस्टिंक्ट है, पर है क्या है, स्मॉलेस्ट डिस्टिंक्ट, द स्मॉलेस्ट डिस्टिंक्ट। ठीक, इकोलॉजिकल लैंडस्केप फीचर्स, बाकियों से अलग हुआ, उसे क्या देते हैं, इकोटॉप्स। ठीक है जी। इकोसिस्टम का एक छोटा रूप, सबसे छोटा रूप। आपने अधिक डीप नहीं जाना, इनका मतलब ऊपर से समझ लेना है, ताकि पेपर में, एग्जाम में जब मैचिंग टाइप क्वेश्चन आए तो कम से कम एक्सक्लूजन मेथड से आप कर लो। आगे है जी कैरिंग कैपेसिटी, मतलब किसी एरिया की, धरती की कितनी कैपेसिटी है कि वो जीव जंतु का पालन पोषण कर सके। इट इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज, कितने अधिक पॉपुलेशन को पाल सकती है एक एरिया ऑफ ए स्पीसीज दैट कैन बी सस्टेन्ड बाय द एनवायरमेंट इंडेफिनेटली। एनवायरमेंट के द्वारा किसी खास स्पीसीज का कितना अधिक से अधिक पॉपुलेशन साइज है जो कि सस्टेन किया जा सकता है। ठीक है ना, विद अवेलेबल फूड, वाटर, हैबिटेट एंड अदर नेसेसिटीज। जो हमारे पास जीवन के लिए जरूरी चीजें होती हैं, फूड चाहिए, वाटर चाहिए, रहने के लिए हैबिटेट चाहिए, ये सब नेसेसिटी जो है, विद गिवन नेसेसिटीज जितनी हमारे पास उपलब्ध है, उसके द्वारा कितनी पॉपुलेशन का क्या है, पालन पोषण हो सकता है, उसे कह देते हैं कैरिंग कैपेसिटी।
ठीक है जी। तो बायो कैपेसिटी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज के इतना ही, शुक्रिया जी, नमस्कार।